हाँ जी, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के अप्रैल अटेम्प्ट वाले पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही स्कोरिंग सा चैप्टर है, बहुत ही इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर में जनरल टर्म का कंसेप्ट आता है, तो आपको 50% चैप्टर तो वैसे ही आता है। तो बहुत ही इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिसका मैथ्स वीक है, उसको भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्कोरिंग है। एफर्ट के कंपैरिजन में एफर्ट बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं है जैसे कैलकुलस में हर एक चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ऐसा यहाँ नहीं है। तो इस चैप्टर को प्लीज ध्यान से पढ़ें। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है इसके एक्सपेंशन में। तो आपको पता है क्या कौन सी टर्म में आएगा? नहीं पता सर। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि सर जनरल टर्म में आया होगा। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखना आप सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि अगर ऐसा लिखा है x प्लस वाई की पावर n में, तो इसका जो जनरल टर्म होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? टी आर प्लस वन एन सी आर। आप इसको इस तरह से समझे कि जो पहला वेरिएबल है इन पे इन दोनों का डिफरेंस जाएगा, और जो दूसरा वेरिएबल है उस पे जो नीचे वाला सब्सक्रिप्ट है वो जाएगा। पहले पे क्या जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरे पे क्या जाएगा? ये सब्सक्रिप्ट। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने मान ली इसकी जनरल टर्म में आया होगा, तो जनरल टर्म लिख ली। तो टेन सी आर पहले वेरिएबल पे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी। तो 10 माइनस आर, और जो दूसरा वेरिएबल है उस पे क्या चला जाएगा? आर चला जाएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम में आप ये काम बहुत बार रिपीटेडली करेंगे। क्या? कि कांस्टेंट्स को अलग कर लेंगे। जैसे आपको क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर बनाना है ना। तो जहां जहां से आपको एक्स मिल रहा है उसको क्या कर लो? क्लब कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 माइनस टू आर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस आर। अब यहाँ क्या है? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 20 माइनस थ्री आर। अब यहाँ आपको क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर बनाना है, बट यहाँ ये बन रहा है, तो जो तुम्हारी जरूरत है वो बना दो। यहाँ इसको क्या पुट कर दो? टू, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि यहाँ क्या हो? एक्स स्क्वायर। तो जो है उससे मतलब नहीं है, यहाँ हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर, तो बना दो। तो यहाँ से साफ साफ आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें? 6 मिल जाएगी। अब आर इक्वल टू 6 यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो 10 से 6 आगे तो बेसिक से मजदूरी है, वो तुम बड़े प्यार से कर सकते हो। तो इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस में तुम जनरल टर्म लिख रहे होगे, तो जनरल टर्म में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्स्टेंट्स को अलग, वेरिएबल को अलग, और जो तुम्हारी जरूरत है वो बना दो। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहा है, कौन सा? मिडिल टर्म वाला। अब यार मिडिल टर्म वाले में ना बहुत इजी सी चीज है। अगर आपको ऑड इवन कंफ्यूजिंग लगता है, वैसे तो बहुत आसान है। कि देखो यार, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, लेट से मैंने बोला 5 टर्म्स हैं, ठीक है जी, तो ये मिडिल टर्म रहा होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म आई होगी। साफ साफ दिख रहा है कि 5 टर्म्स अगर हैं तो केवल ये मिडिल होगा, दो इधर दो इधर। अब मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी? इवन। ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, लेट से मैंने बोला 4 टर्म्स, तो ये दोनों क्या रही होंगी? मिडिल टर्म। किसके? इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, तो ये दोनों क्या रही होंगी? मिडिल टर्म। तो अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड, तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? एक ही मिडिल टर्म आएगी। समझ गए होंगे। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में और इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में इक्वल है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब देखो, मिडिल टर्म निकालना है, तो अगर आपको ये ऑड इवन करना सही नहीं लगता, तो आप हर बार क्या लगाएंगे? ये ट्रिक लगाएंगे। एन प्लस वन बाई टू निकालेंगे, एन प्लस टू बाई टू निकालेंगे, एन प्लस थ्री बाई टू निकालेंगे। जो भी इंटीजर बन जाएगा वही आपका क्या होगा? मिडिल टर्म। जैसे कि यहाँ 26 है, तो 26 प्लस वन बाई टू निकाला, 26 प्लस टू बाई टू निकाला, 26 प्लस थ्री बाई टू निकाला। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ देखो, यही इंटीजर बनेगा, ये दोनों तो इंटीजर बनेंगे नहीं, तो कौन सा मिडिल टर्म होगा? T14 क्या होगा आपका? मिडिल टर्म होगा। इसके अलावा कोई मिडिल टर्म नहीं होगा। वैसे यहाँ से भी दिख जाएगा यार, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 27। तो 13 इधर 13 इधर, तो T14 जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? मिडिल टर्म रहा होगा। जिनको ऐसे नहीं दिखता है वो ऐसे कर सकते हैं। अब अगर T14 लिखना है तो R की वैल्यू क्या होगी? 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, R की वैल्यू 14 नहीं पुट करनी है, क्योंकि यहाँ आप जनरल टर्म में बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ जब R प्लस वन है तब यहाँ NCR है, एक कम है ना इससे। ठीक है जी। तो T14 निकालना है, R को 13 पुट कर दो, वही इसकी मिडिल टर्म है, तो 26 से 13, और अल्फा की पावर 13, एक्स की पावर 13, तो ये क्या आ गई? मिडिल टर्म आ गई इसकी। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो कितनी टर्म्स होगी? 29 होगी, तो साफ साफ दिख रहा है 14 इधर 14 इधर, तो T15 क्या होगा? मिडिल टर्म। अब क्योंकि यहाँ दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही होगी। समझ गए होंगे। तो यहाँ T15 मिडिल टर्म होगी, है ना। जिनको नहीं दिख रहा है वो ऐसे करें, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस टू बाई टू, एन प्लस थ्री बाई टू, तो जो इंटीजर बनेगा वही क्या होगा? मिडिल टर्म। तो यहाँ T15 क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। अब T15 है तो आर को क्या पुट करोगे? 14। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कौन सी टर्म निकालनी है? 15 टर्म निकालनी है, तो क्या होगी? 28C14 माइनस अल्फा एक्स टू दी पावर क्या? 14। इतना तो बाइनोमियल आता होगा तुम्हें। ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके?
इसका कोफिशिएंट आ गया। अब जो क्वेश्चन ने बोला है वो कर दो। तो जैसा-जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा-वैसा करते जाओ। इन दोनों के कोफिशिएंट को आप इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या अल्फा निकालना था क्या? हाँ जी, अल्फा निकालना है। तो देखो जब आप इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है। जैसे अल्फा ये आ जाएगा, साफ-साफ दिख रहा है यहाँ से अल्फा कैंसिल होके ये बनेगा। अरे इसको इधर ले जाओगे, है ना? अब देखो यहाँ मैंने क्या करना है, मेरे को इसको एनसीआर को ब्रेक करना है, तो इसको मैं बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, फिर इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ देखो 28 है, यहाँ 26 है, तो इसको मैं 26 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ 14 फैक्टोरियल बनेगा। अब क्योंकि ऊपर 13 बन रहा है तो यहाँ भी 13 फैक्टोरियल बनाने का ट्राई करूँ। ठीक है जी। अब ये कैंसिल कट पिट आगे कैलकुलेशन होके ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आपका काम है। बिल्कुल गर्व से मजदूरी करो और बिल्कुल आंसर तक तमीज से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। जेईई में कैलकुलेशन बहुत पूछी जाती है और नहीं करोगे तो बहुत गंदा फंसोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल आंसर तक सॉल्व करें, यहाँ तक बिल्कुल भी ना छोड़े। इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं है, बट आपको इसको बहुत ही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज दिस देन द के। तो बेसिकली आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड वेराइटी है, भर भर के रिपीट होती है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या कि एक्स जो टर्म आए आपकी वो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक्स की पावर क्या बनी हो 0। तो क्या करना है आपको, जनरल टर्म लिखो और उसमें एक्स की पावर 0 बना दो। अब जनरल टर्म लिखोगे तो 18 सी आर पहले वेरिएबल पे क्या जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और जो दूसरा वेरिएबल है उस पे क्या जाएगा, ये सब्सक्रिप्ट जाएगा। जनरल टर्म लिखना आता होगा। इसके बाद वही काम, जहां जहां से एक्स क्लब कर सकते हो कर लो। तो यहां से मैंने एक्स को क्लब कर लिया, इनको अलग कर लिया। अब यहाँ से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, वही बच्चों वाले काम। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, एक्स की पावर को क्या बनाना है बताइए, 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा आर की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर लीजिए। फिर से वही मजदूरी वाला काम गर्व से आप लोग करेंगे। यहाँ बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। 18 से 6 कैलकुलेट कर लेना। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगी, 221 के। तो यहाँ से आपको बड़े प्यार से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट करना प्लीज आना चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर आप सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये तो आता होगा, इतना मैं मानता हूँ। जिनको नहीं आता उनको बता देता हूँ, 18 को 6 बार डिक्रीज करके लिखो और नीचे 6 को ऐसे 6 का फैक्टोरियल लिख दो। अगर 5 से 3 लिखा है या 5 से 2 लिखा है तो 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है। अगर 5 सी लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 से 2 लिखा है तो 6 को 2 बार डिक्रीज कर दो, नीचे 2 का फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा यहाँ बताना अपराध होगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि के की स्मॉलेस्ट वैल्यू, के क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है आपको इस गंदे से एक्सप्रेशन में। वो ये दे रखा है फॉर सम कोई एन, कोई नेचुरल नंबर है उसके लिए बीपी, मतलब के की वैल्यू क्या है, पी के बराबर है, तो आपको पी प्लस एन निकालना है। तो देखो कैसे प्रोसीड करोगे। अब इसके लिए आपको बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। एक तो देखो यार 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी चीज, ये सबको पता होता है कि 1 + x टू द पावर n की जब आप जनरल टर्म लिखते हैं तो वो बनती है NCR x टू द पावर r। अब ये नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है बेटा, है ना। तो देखो 1 + x टू द पावर n में मैंने बोला जनरल टर्म क्या बनती है, NCR x टू द पावर r। तो x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 + x टू द पावर n क्या होगा, NCR होगा। और नहीं समझ आ रहा है तो जनरल टर्म लिखो, तुरंत चमक जाएगा। अब 1 + x³ लिखा है तो यहाँ से आपको x³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ r की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, तो क्या हो गया, 3c3 हो गया। यहाँ देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 + x टू द पावर 4, तो इसका जनरल टर्म लिखो, क्या बनेगा, 4cr x टू दी पावर कितना r। अब यहाँ आपको 3 चाहिए तो r को 3 पुट कर दो, 4c3। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, 5c3 बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इजी सी चीज है। यहाँ एक बार और देख लो तो 99cr x टू दी पावर r, r को कितना पुट करोगे, 3। यहाँ देख लो तो जनरल टर्म क्या बनेगा, 100cr 1 टू दी पावर कुछ भी हो गायब हो जाएगा, तो 100cr kx टू दी पावर कितना r। तो यहाँ से x का क्या चाहिए आपको, क्यूब, तो r को कितना पुट करोगे, 3, तो 100c3 k³ आ रहा होगा समझ। इसको कैसे सॉल्व करोगे अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, NCR + NCR-1। तो ये क्या बनता है, n + 1CR। अब इसको कैसे समझोगे कि ऊपर वाला ध्यान से सुनेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोबारा लिख दी जाए, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये ऊपर वाला N की वैल्यू सेम है और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो होता क्या है, ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है और यहाँ जो बड़ा होता है वो एज इट इज आ जाता है। जैसे कि अब यहाँ अगर मैं 3C3 को 4C4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, दोनों सेम ही तो चीजें हैं। अरे दोनों सेम है ना यार, 3C3 को मैं 4C4 भी लिख सकता हूँ। ये क्यों किया गया, इसका मोटिव आपको अब समझ में आएगा। तो देखो यहाँ देखो, एन की वैल्यू क्या सेम है, क्या नीचे एक दोनों का डिफरेंस है, तो मैंने बताया जब ये दोनों क्लब होंगे तो ये तो एक बढ़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5C4। समझ गए होंगे, ज्यादा टिपिकल नहीं है यार, प्रॉपर्टी समझनी है बस। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, कि ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों में एक का डिफरेंस है तो ये बढ़ जाएगा और ये जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। आ गया होगा समझ। तो यहाँ देखो, अब जब ये वाला टर्म इसके साथ क्लब होगा तो यहाँ देखो n की वैल्यू सेम है, यहाँ एक का डिफरेंस है तो ये एक बढ़ जाएगा 6, और यहाँ जो बड़ा वाला होगा वो आ जाएगा 6C4। तो जब ये वाला टर्म कंबाइन हुआ तो 6C4 बना, तो लास्ट में जब ये वाला टर्म कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, 100C4। इजी सा पैटर्न है, समझ गए होंगे, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है उन्हें समझ आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा 100C4, 100C4 प्लस 100C3 के क्यूब। अब ये जो है, क्या ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, हाँ जी सर, और हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उसने बोला है ये है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो एक्स क्यूब का हमने कोफिशिएंट निकाला और हमें बोला गया है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये है। तो देखो इधर 100C3 साफ साफ दिख रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100C3 कॉमन लेना चाहिए यहाँ से। तो मैंने 100C3 यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन। तो जैसे ही 100C3 कॉमन ले लोगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको ध्यान से देखेंगे, क्या, NCR अपॉन NCR माइनस 1। तो इससे पहले जो यूज हुई थी वो ये वाली थी, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो यहाँ क्या हुआ था, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, कि यहाँ एक ऐड हो गया था ऊपर में और इन दोनों में से जो बड़ा था वो आ गया था। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि देखो n और n सेम है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका आउटपुट होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, कि इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में ये बनता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कि ऊपर और नीचे n की वैल्यू सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, तो अगर ऐसा है तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 अपॉन आर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, देखो ऊपर और नीचे n की वैल्यू सेम है और यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो होगा क्या, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए होंगे। ये इसके बराबर था, ये बन गया 97 प्लस 4। अब तो मजदूरी है, बेसिक से करते रहो, ये बन जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, साफ साफ दिख रहा है के क्यूब क्या बनेगा, इसको इधर ले जाइए तो ये 4/4 1 हो जाएगा, तो के क्यूब बन जाएगा 43n प्लस 1। अब एन और के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, तो पुट कर करके देख लो कि कौन सा बनेगा। तो एन की वैल्यू जब मैंने 5 पुट की, एन की वैल्यू क्या पुट की मैंने इधर 5, हिट एंड ट्रायल लगाना है अब तो जैसे ही मैंने एन की वैल्यू 5 पुट की तो यहाँ से के क्यूब क्या बन गया 216। तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। तो एन की वैल्यू 5 रही होगी, के की वैल्यू 6 रही होगी। तो आपसे क्या पूछा गया था, एन प्लस पी, और के और पी बराबर थे, तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वही पी की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से 5 प्लस 6 कितना बन गया, 11 बन गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है यार बेसिकली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक सम वाली और एक डिवीजन वाली, ये घोल के पी जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का बहुत अच्छा यूज है। अब अगेन, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ये बिल्कुल हलवा सवाल है, और नहीं आती तो फिर टफ सवाल है। तो देखो यहाँ क्या किया जा सकता है, कि क्या बोला जा रहा है कि आर की वैल्यू 3 से 30 तक जा रही है, फिर इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो आपको एम निकालना है। अब पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, देखो इधर आर है तो मैं कोशिश करता हूँ ना इधर भी आर बना पाऊँ कुछ करके, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले मैंने बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। तो वहां से फायदा क्या हुआ कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, 30CR बन गया। सिमिलरली मैंने यहाँ लगा दी वो वाली प्रॉपर्टी, तो ये R-1 बन जाएगा। माइनस करो इनको, 30 माइनस 31 प्लस आर हो गया, तो ये R-1 बन गया। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर लगाना है, तो यहाँ भी वही लगाओ, तो ये R-2 बन गया, और यहाँ क्या बन गया, ये R-3 बन गया। इसके बाद अब तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, NCR प्लस NCR-1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। क्या, कि देखो यहाँ दोनों में n सेम है तो +1 हो जाएगा, और नीचे में देखो जो बड़ा वाला होगा वो आ जाएगा। अब तक तो पता चल गया होगा। तो यहाँ देखो साफ साफ मुझे हिंट लग रहा है कि यहाँ 30 है, n की वैल्यू सेम है और r की वैल्यू 1 कम है ना।
तो यहाँ से मेरे को साफ-साफ हिंट लग रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो मेरे को डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। बट यहाँ तो कोएफ़िशिएंट 3 है, तो मैंने क्या किया, एक टर्म को इसके साथ क्लब कर दिया। तो एक यहाँ लिख लिया और 2 अलग लिख दिए। सिमिलरली यहाँ भी 2 अलग लिख लिए और फिर एक इसके साथ क्लब कर लिया, क्योंकि यहाँ भी वही प्रॉपर्टी की मेरे को थोड़ी-थोड़ी खुशबू आने लगी है। आ रहा होगा समझ? तो यहाँ मैंने वो क्या लगा दिया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है तो एक बढ़ जाएगा और नीचे एक का डिफरेंस है, तो जो बड़ा होगा वो आ जाएगा 31 सीआर। सिमिलरली यहाँ मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो देख रहे हो तुम, बहुत ईज़ी सी चीज़ें हैं अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता है। तो देखो यहाँ भी 30-30 सेम है, तो अगर ये सेम है तो एक ऐड हो जाएगा तो 31 आ जाएगा। बाकी यहाँ अगर आप नीचे देखें तो क्या एक का डिफरेंस है, तो जो बड़ा वाला होगा वो आ जाएगा। आ रहा होगा समझ? इन दोनों में से जो बड़ा वाला R होगा वो आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखो 1-1 का डिफरेंस है, ऊपर n की वैल्यू सेम है और नीचे 1-1 का डिफरेंस है, साफ-साफ दिख रहा है। तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 31 हो गया। बाकी इन दोनों में से बड़ा कौन-सा है, R-2, तो वो ये आ जाएगा। अब एक टर्म इसके साथ क्लब कर दो, एक टर्म इसके साथ क्लब कर दो, क्योंकि इसकी 2 टर्म्स है ना? तो जैसे-जैसे करते जाओगे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से दिखता जाएगा। बट अब आपको अगर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता है, NCR प्लस NCR-1 इतने बार बताने के बाद भी, तो फिर तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो देखो यहाँ n की वैल्यू सेम है और r की वैल्यू में 1 डिफरेंस, तो ये 1 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ भी n की वैल्यू सेम है तो 1 बढ़ जाएगा और r की वैल्यू में 1 का डिफरेंस है, तो जो बड़ा वाला होगा वो आ जाएगा। अब वापस वही प्रॉपर्टी लगा दो, तो देख रहे हो तुम कितनी बार यूज़ हो रही है। ये क्वेश्चन करो खुद से, तुम्हें प्रॉपर्टी खुद ही याद हो जाएगी। तो यहाँ देखो n की वैल्यू सेम है तो 1 बढ़ जाएगी और जो इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगी, तो बड़ी वाली वैल्यू ये है। अब ये दिया है उसने इसके बराबर है, तो साफ-साफ दिख रहा है, ये तो अंधे को भी दिख जाएगा m की वैल्यू 33 है। ठीक है जी।